एक डायरेक्टर जो हॉरर स्टोरी लिखने के लिए एक भूतिया घर में जाता है। लेकिन ये डायरेक्टर जिस डरावनी कहानी को लिखता है, सेम वही घटना उसके दोस्तों के साथ होने लगती है, जिस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। अब उसके बाद एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर और उसके असिस्टेंट उस भूतिया घर के पीछे का राज पता करने की कोशिश करते हैं। तो तब उन्हें बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक के बारे में पता चलता है। अब ये किस तरह का काला जादू है और किसने और क्यों किया था, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है तंत्र कर्म। ये नई कहानी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काले जादू से। हम देखते हैं कि कोई है जो काले जादू का सामान इकट्ठा करके तंत्र मंत्र से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया कर रहा होता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक तांत्रिक बाबा को, जो कि आत्माओं से बात कर सकता है। उसके असिस्टेंट को एक कस्टमर का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे मेरे दादाजी की आत्मा से बात करनी है। असिस्टेंट कहती है कि पापा जी एक दिन में 5-6 आत्माओं से बात करते हैं। आप अपने 5,000 रुपए भेजकर अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए और फिर उसके अगले 10 दिन के बाद आपको पापा जी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पापा जी को पहली कस्टमर मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, तो वो जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी ये बाबा वहां पर रखी हुई एक चीज को हाथ लगाता है और अचानक उसके अंदर उस औरत के पति की आत्मा आ जाती है। वो आत्मा कहती है कि मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, लेकिन जब मैंने घर पर आकर देखा तो तुम ड्राइवर के साथ रंगरलिया मना रही थी। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने अपनी जान दे दी। अब ये बात सुनने के बाद वो औरत तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अब उसके बाद वहाँ पर एक औरत और एक अंधा आदमी आता है। इस औरत के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसी के साथ बात करने के लिए आई है। अब ये बाबा फिर से उस चीज को हाथ लगाता है और उसके अंदर उस बच्चे की आत्मा आ जाती है और वो उस महिला को देखकर माँ माँ कहकर पुकारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अंधा आदमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो उठकर उस बाबा के कान में से ब्लूटूथ हेडफोन निकालता है और वो वहाँ के बाजू के कमरे का दरवाजा ओपन करता है और हम देखते हैं कि यहाँ अंदर एक पूरी टीम बैठी होती है, जो कि बाबा को ब्लूटूथ हेडफोन के जरिए सारी बातें बता रही थी। मतलब कि ये एक ढोंगी बाबा था और इनका ये पर्दाफाश करने वाला आदमी अंधा नहीं होता। वो तुरंत ही फेसबुक पर लाइव करके सबको बताने लगता है कि ये लोग फ्रॉड है। ये लोग कस्टमर से पैसे लेकर उनसे 10 दिन का टाइम मांगते हैं ताकि आपके बारे में पूरी जानकारी निकाल सके और फिर यहाँ आने के बाद उसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब ये जानने के बाद वो औरत उस बाबा को जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है, जिस वजह से उस बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि आखिर ये इंसान कौन है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये तो फेमस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अर्जुन है। बाबा कहता है कि इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, कहाँ है इसका घर। और दोस्तों, उसके अगले ही सीन में हम डॉक्टर अर्जुन के घर को देख पाते हैं। इस घर में अर्जुन की प्रेग्नेंट वाइफ और उसकी बेटी अकेले होते हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि पापा कब तक आएंगे। उसकी माँ कहती है कि पापा को आज लेट होगा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ और ये मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। तो उसकी बेटी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर अंदर कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर अर्जुन की पत्नी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी अचानक घर की लाइट भी चली जाती है और एक आदमी वॉचमैन को मारकर उनके घर के अंदर घुसता है। अर्जुन की पत्नी यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो आदमी घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वो बच्ची उसे देखकर चिल्लाती है और भागकर अपनी माँ के पास आकर छुप जाती है। अब अर्जुन की पत्नी खुद की जान बचाने के लिए अपने हाथ में चाकू लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट आती है और वो आदमी उनके बाजू में ही बैठा होता है। ये देखकर वो बच्ची कहती है पापा। और दोस्तों, डॉक्टर अर्जुन खुद ही अपनी पत्नी और बेटी को मार डालता है। लेकिन दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ दिव्या नाम की एक लड़की हेलुसिनेट कर रही थी और डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। तभी वहां पर डॉक्टर अर्जुन की असिस्टेंट मेघा आती है और दिव्या घबराई हुई हालत में वहां से जाने लगती है। तब अर्जुन उसे कहता है कि आप कहाँ जा रही है, आपका ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दिव्या कहती है कि मुझे आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना और वो मेघा को सावधान रहने के लिए कहकर वहां से बाहर चली जाती है। तब मेघा अर्जुन से कहती है कि ये दिव्या आपसे इलाज नहीं करवाना चाहती है, तो आप उससे फोर्स क्यों कर रहे हैं।
तो अब अर्जुन उसे दिव्या के पूरे केस के बारे में बताने लगता है कि दिव्या हमेशा टेंशन में रहती है। उसका एक बेटा है जो कि बचपन से ही गूंगा है, लेकिन वो ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनाता है। पर दिव्या को ऐसा लगता है कि वो जो भी ड्राइंग बनाता है वो सच हो जाती है, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। वो जिस भी ड्राइंग में रेड कलर का इस्तेमाल करता है वही ड्राइंग सच होती है। अब दिव्या उस ड्राइंग बुक को अपने पति को दिखाती है और उसे कहती है कि ये देखो, हमारे बेटे ने एक कुत्ते के एक्सीडेंट की ड्राइंग बनाई है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ पर एक कुत्ते की मौत हो गई। जिस पर उसका पति कहता है कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। दिव्या कहती है कि नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे बेटे की क्लास टीचर ने उसे डांट दिया था, तो घर पर आकर उसने अपने टीचर की एक ड्राइंग बनाई थी और उसके अगले ही दिन उस टीचर का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आज के बाद ये कभी ड्राइंग नहीं बनाएगा। ऐसा कहकर वो सारी ड्राइंग बुक को छीनकर एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। लेकिन ऐसा करने से उसका बेटा सिद्धांत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं दिव्या का पति ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन सिद्धांत उसे ठीक से बात नहीं करता। दिव्या अपने पति से कहती है कि तुम इसे कहीं पर घुमाने के लिए ले जाओ, जिससे इसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन दिव्या का पति कहता है आज मेरे एक बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और फिर इसे घुमाने के लिए ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इस बात से सिद्धांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक जार को गिराकर वहां से चला जाता है। दिव्या सोचती है कि सिद्धांत अपने पिता से इतना नाराज क्यों है, तो वो फिर से उस बुक को चेक करती है। तो उस ड्राइंग बुक में श्वेता आंटी के नाम से कुछ लिखा हुआ था और उसके आगे की ड्राइंग्स को देखकर दिव्या को पता चलता है कि उसके पति का श्वेता नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जब दिव्या घर पर नहीं होती थी तब उसका पति श्वेता को अपने घर पर लेकर आता था, लेकिन सिद्धांत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब दिव्या को ये सारी बातें पता चलने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और इस तरफ हम देखते हैं कि उसका पति आज भी श्वेता के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए गया होता है। यहाँ दिव्या अपने बेटे को देखती है तो सिद्धांत ड्राइंग बना रहा होता है और इधर श्वेता का पति उसके घर पर आकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो गुस्से में आकर श्वेता के ऊपर गोली चलाता है और उसके बाद दिव्या के पति पर भी। और यहाँ इस तरफ वही ड्राइंग सिद्धांत ने बनाई थी। अब यहाँ प्रेजेंट में डॉक्टर अर्जुन मेघा को बताते हैं कि जब मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, उसके बेटे ने उस डॉगी का और उसके टीचर के एक्सीडेंट का स्केच बनाया था, लेकिन हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब कुछ बस दिव्या इमेजिनेशन कर रही थी। तब मेघा पूछती है कि तो फिर उसके हस्बैंड के अफेयर की बात पता चली तो उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। दिव्या के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये बात बिल्कुल भी सही है, लेकिन उसके बेटे ने जो उन दोनों की एक साथ सोने की ड्राइंग बनाई है वो दिव्या की इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा सेक्स और इन सब बातों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रख सकता। मतलब कि दिव्या को जो भी दिख रहा है वो सिर्फ उसके हेलुसिनेशन है। इस बीमार में पेशेंट के दिमाग में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि वो जो भी इमेजिन कर रहा है वो रियल में हो रहा है। और इसी तरह दिव्या ने भी ये सब कुछ अपने सपने में देखा होगा और वो अब उसे सच मानकर बैठी है। फिर मेघा पूछती है कि तो फिर उसने मुझे सतर्क रहने के लिए क्यों कहा। अर्जुन बताता है कि उसने जो सपना देखा था उसमें वो प्रेग्नेंट लेडी तुम थी और वो किलर और कोई नहीं बल्कि मैं था। और ये बात जानकर मेघा तो शॉक हो जाती है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक रियलिटी शो चल रहा होता है। उसकी एक तरफ साधु बाबा होते हैं तो दूसरी तरफ बड़े बड़े डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट। ये लोग यहाँ पर भूत, आत्माएं, ये सब कुछ होता है या नहीं इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। साधु बाबा बताते हैं कि जिस घर में भूत का वास होता है वहाँ पर भगवान के सामने दिया नहीं जलता। उस घर में बेवजह परेशानी बढ़ने लगती है। वहाँ रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है और उस घर में बदबू भी आती है। तो अब इसके बाद एंकर डॉक्टर लोगों से पूछती है कि आपका इस विषय पर क्या कहना है, जिस पर एक डॉक्टर कहती है कि लोग घर का टॉयलेट साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पर बदबू तो आएगी ना। दूसरा डॉक्टर कहता है कि ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बाबा उसे कहते हैं कि रुको, अभी मैं तुम्हें भूत दिखाता हूँ, यहाँ मेरे सामने आओ। क्यों, डर गए क्या? लेकिन डॉक्टर भी कहता है नहीं, मैं नहीं डरा। ऐसा कहकर वो सामने आ जाता है। फिर वो बाबा उस आदमी के सिर से हाथ फेरते हैं और अचानक ही वो डॉक्टर उस बाबा के वश में हो जाता है और चुपचाप दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सभी बाबा लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो बाबा पूछता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई है जिसे भूतों के ऊपर शक है। तो डॉक्टर अर्जुन उसके सामने आते हैं। वो बाबा उसे भी अपने वश में करने जा रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन उसका हाथ उसी के ऊपर फेर देता है, जिससे कि वो बाबा खुद ही अर्जुन के वश में आकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर एंकर पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ।
डॉक्टर अर्जुन बताता है कि ये एक तरह की विभूति है जिससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसे सुनकर इंसान अपना होश खो देता है और सम्मोहित होकर सामने वाले की बात मानता है और इस तरह से दुनिया में भूत प्रेत होते हैं ऐसा विश्वास दिलाकर ये ढोंगी बाबा अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बाबा कहता है कि जैसे कि अगर एक डॉक्टर गलत साबित हो जाए तो सारे डॉक्टरों को बुरा नहीं कहा जा सकता, तो वैसे ही अगर एक बाबा ढोंगी मिल जाए तो सभी बाबा ढोंगी नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे समझ से परे है। तभी मेघा पूछती है कि तो बाबा आप क्या करते हो? वो आदमी बताता है कि मैं ब्लैक मैजिक और आत्माओं के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ और किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो तो उसे वापस भेज सकता हूँ। तभी एंकर कहती है कि ठीक है, अब हम लोगों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। अब हम मिलेंगे हमारे खास गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर शिव कुमार। एंकर बताती है कि डॉक्टर शिव कुमार पहले एक साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आत्माओं पर रिसर्च करके वो एक स्पिरिचुअल गुरु बन गए। अब उसके आगे शिव कुमार बताता है कि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी, दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर सही है। जब मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे बहुत ही अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी का खेल है और इसलिए अब मैं हीलिंग के जरिए लोगों की मदद करता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि छोड़िए सर, ये लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा ये आपसे प्रूफ मांगेंगे। जिस पर अर्जुन कहता है कि खुद के बच्चे को भी साबित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, तो हम प्रूफ क्यों ना मांगे। फिर वो आदमी कहता है कि मैं एक ऐसा घर जानता हूँ जिसके अंदर तुम मुझे एक पूरा दिन बिताकर दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी ब्लैक मैजिक की पूरी रिसर्च रोक दूंगा। अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और उसके अगले ही पल हम देखते हैं वो बाबा अर्जुन और मेघा को लेकर उस भूतिया बंगले के पास पहुंच जाता है। अर्जुन कहता है कि इस घर पर तो ताला लगा है, तो वो बाबा उन्हें बताता है कि इस घर के मालिक मदुरई में रहते हैं, आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। इसलिए अर्जुन और मेघा मदुरई में उस घर के मालिक के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और उस घर में अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर दिव्या दिखाई देती है। अर्जुन से पूछता है कि दिव्या, क्या ये आपका घर है? दिव्या कहती है कि हाँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना। मेघा कहती है कि हम उसके लिए नहीं आए हैं, बल्कि बेलमपुर में आपका जो घर है हम उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। दिव्या कहती है उस घर के बारे में हमको क्यों जानना है? उसी घर की तो वजह से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेघा कहती है कि हमने एक चैलेंज लिया है कि हम उस घर में एक शो करेंगे, इसलिए हमें उस घर की चाबियां चाहिए। दिव्या कहती है कि मैं उस घर की चाबियां किसी को नहीं दूंगी, आप यहाँ से चले जाइए। अब ये बात सुनकर ये लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेघा उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? और ये बात सुनकर दिव्या बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो मेघा को अंदर के कमरे में ले जाती है और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसका बेटा सिद्धांत रात को उठकर ड्राइंग बनाने लगता है। उसके कुछ देर बाद दिव्या जग जाती है और अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगती है। उसकी माँ भी ढूंढने लगती है, लेकिन उन दोनों को सिद्धांत कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इसलिए दिव्या अपनी कार लेकर उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर दिव्या की माँ घर के अंदर वो ड्राइंग देखती है और उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर तुरंत ही दिव्या को कॉल करती है और इसी कॉल के चक्कर में दिव्या अपनी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर देती है। दिव्या जब बाहर उतरकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही बेटा होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बेटे सिद्धांत का एक्सीडेंट हो चुका था और इसी एक्सीडेंट की ड्राइंग सिद्धांत ने अपने घर पर बनाई थी। अब ये घटना देखकर मेघा और अर्जुन बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं। अब उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुत्ते का एक्सीडेंट दिखाई देता है। फिर मेघा अर्जुन का फोन लेकर सिद्धांत के टीचर को कॉल करती है। तब उन्हें पता चलता है कि उसके टीचर का भी एक्सीडेंट हो चुका है। और दोस्तों, ये घटनाएं देखकर उन दोनों का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि सिद्धांत ने जो ड्राइंग बनाई थी वो अब जाकर सच हो रही थी। अब मेघा और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसीलिए वो फिर से उस बाबा के पास जाते हैं और वो बाबा उन्हें इसके पीछे की असली वजह बताता है। बाबा बताता है कि आत्माओं पर रिसर्च करने के लिए मैंने उस घर को 1 साल के लिए रेंट पर लिया था, लेकिन फिर उस घर में मेरे साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन मेरी एक आंख चली गई, इसलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया। फिर उसके बाद कार्तिक नाम का एक फिल्म डायरेक्टर एक हॉरर स्टोरी लिख रहा था। इस तरह की हॉरर स्टोरी जानने के लिए वो अक्सर मेरे पास आया करता और मैं भी उसे अपने साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में बताया करता था। अब ऐसे ही एक दिन वो मेरे घर पर आया और मुझसे कहने लगा कि पापा जी, मैं एक हॉरर मूवी के लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन उस कहानी की एंडिंग में कैसे करूँ ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे 1 हफ्ते के लिए आपके उस भूत बंगले की चाबियां चाहिए। 1 हफ्ते में मेरी कहानी खत्म होने के बाद मैं उसकी चाबी आपको लौटा दूंगा और 1 हफ्ते का रेंट भी मैं आपको दे दूंगा।
लेकिन बाबा कार्तिक से कहता है कि उस घर में बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम अकेले वहाँ पर कैसे रहोगे। कार्तिक कहता है कि मैं अकेला वहाँ पर नहीं जाऊंगा, मेरा असिस्टेंट भी मेरे साथ होगा। बाबा जी आप चिंता मत कीजिए। और इसलिए बाबा जी ठीक है ऐसा कहकर उसे चाबियां दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब हो तो तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर कार्तिक और उसका असिस्टेंट उस भूतिया घर में आ जाते हैं। ये घर सच में दिखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है और उस घर के दीवार पर एक भैंसे का सर भी लटकाया हुआ था, जिसे देखकर वो असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कार्तिक कहता है कि यहाँ बैठकर लिखने से बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और वो उस घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कार्तिक कहानी लिखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छी आइडिया नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे एक दोस्त का कॉल आता है और वो दोस्त उसे कहता है कि अरे यार मुझे पता चला है कि तूने एक बंगला रेंट पर लिया है। अरे सुनना, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक रात के लिए मजे करना चाहते हैं, तो आज रात के लिए मुझे उस घर का एक कमरा दे दे। लेकिन ये बात सुनकर कार्तिक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने दोस्त को डांटता है और फोन कट कर देता है। लेकिन उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि सर हमें यहाँ पर आने के बाद कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि आपको अपने दोस्त को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, शायद उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाए। और इसीलिए कार्तिक अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पर आने की परमिशन दे देता है। अब उसके बाद होना क्या था, कुछ ही देर में उसका दोस्त सतीश अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस घर में आते ही ये दोनों सामने वाले कमरे में जाकर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और यहाँ हम बाहर देखते हैं कि कार्तिक को भी अपनी कहानी का आइडिया मिल गया था, इसलिए वो अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। अब उसके कुछ देर बाद कार्तिक अपने असिस्टेंट से कहता है कि सुट्टा खत्म हो गया है, जा तू लेकर आ और साथ में पानी की बोतल भी लेकर आना। इसीलिए उसका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि सतीश और अनीता सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है, जिससे कि अनीता डर जाती है। वो जाकर देखती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो फिर से बेड पर आकर लेट जाती है। लेकिन तभी अचानक कोई आत्मा उसका गला पकड़ लेती है और उसके बॉयफ्रेंड सतीश को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। यहाँ बाहर कार्तिक को अनीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उनका दरवाजा खटखटाता है। यहाँ सतीश जाग जाता है और वो देखता है कि अनीता अपना ही गला दबा रही है। वो उसे होश में लाता है और अनीता कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर कुछ तो है जो मेरा गला दबा रहा है। लेकिन सतीश उसे कहता है कि अरे रुक जा, पागल हो गई है क्या तू, जो कुछ भी बोले जा रही है। और वो बाहर जाकर दरवाजा खोलता है। तो अब अनीता अपने साथ जो भी डरावनी घटनाएं हुई उसके बारे में कार्तिक को बताती है और उसे सुनकर कार्तिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर बाहर आ जाता है और बाबा जी को कॉल करता है। वो बाबा जी से कहता है कि मैंने यहाँ पर जो भी कहानी लिखी वो सब कुछ सच हो रही है। जी हाँ दोस्तों, उसने जो भी कहानी लिखी थी वैसा एग्जैक्टली अनीता के साथ हो रहा था। बाबा जी उससे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो घर भूतिया है, अब तुम आगे कुछ मत लिखना और सुबह होते ही तुम सभी लोग वहाँ से चले जाओ। अब उसके कुछ देर बाद सुट्टा और पानी लेकर असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। वो पानी की बोतल देने के लिए अनीता के पास जाता है और अनीता उसे अपने साथ जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में बताती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ बाहर आने के बाद कार्तिक उसे कहता है कि हम कल ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ पर सो जाता है। अब उसके बाद वो असिस्टेंट कार्तिक ने लिखी हुई कहानी पढ़ने लगता है और सोचता है कि सर ने तो अनीता के साथ जो कुछ भी हुआ उसी की कहानी लिख दी। ये कहानी तो बढ़िया है, मैं आगे की कहानी लिखकर सर को सरप्राइज देता हूँ। ऐसा कहकर वो कहानी लिखना शुरू कर देता है और ठीक वैसा ही यहाँ पर अनीता के साथ होने लगता है। पहले तो कोई अनीता की चादर खींचने की कोशिश करता है, जिससे अनीता घबरा जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सतीश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ लेती है। अब उसकी आवाज सुनकर कार्तिक और उसका असिस्टेंट उसके कमरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अनीता फिर से उन्हें अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है और ये बात सुनकर उस असिस्टेंट का तो दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि उसने जैसा जैसा लिखा था वैसा ही अनीता के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर सतीश अपनी गर्लफ्रेंड को पागल समझने लगता है, इसलिए अनीता कहती है कि मुझे अब यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन कार्तिक उससे कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है और अगर बाहर जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो हम सभी लोग फंस जाएंगे, इसलिए तुम दोनों सुबह होते यहाँ से चले जाना। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो तुम हॉल में आकर सो सकती हो। खैर अब उसके बाद वो असिस्टेंट उस कहानी के बारे में कार्तिक को बताता है
और ये जानने के बाद कार्तिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने बिना इजाजत के मेरी डायरी को हाथ कैसे लगाया, अब इसके आगे तुम कुछ मत लिखना। और वो उस स्क्रिप्ट को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वो डायरी सतीश को मिलती है। वो देखता है कि ये तो एक स्क्रिप्ट है, इसीलिए वो आगे की कहानी लिखने लगता है। अब उसके बाद पानी की बोतल लेने के लिए वो असिस्टेंट उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सतीश कुछ लिख रहा है। और तभी सतीश उससे कहता है कि मैंने कहानी का क्लाइमैक्स लिख दिया है। और दोस्तों उसी वक्त बाहर से अनीता के चिल्लाने की आवाज आती है। और जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो कार्तिक ने अनीता के सर को फोड़कर उसे मार दिया था। और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो बाबा अर्जुन को उस डायरेक्टर के बारे में बताता है। वो उसकी न्यूज दिखाते हुए कहता है कि उस लड़की के खून के इल्जाम में उस कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस घटना के बाद मैंने भी उस घर के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन आपने मुझे चैलेंज किया, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। खैर अब दोस्तों उसके अगले ही दिन अर्जुन और मेघा शिव कुमार से मिलने के लिए जाते हैं और उसे ये सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनने के बाद शिव कुमार कहता है कि लगता है उस घर में किसी ने काला जादू किया है। हाँ, ऐसी चीजें होती है और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। एक तांत्रिक किसी भी इंसान को वश करके उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बस उसके पास उस इंसान की कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि खून, बाल, नाखून वगैरह वगैरह। पहले जमाने में इस शक्ति का प्रयोग अच्छे काम के लिए किया जाता था। एक राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लेता था तो वो उस राज्य की पूरी प्रजा को दावत के लिए बुलाता था और उस खाने में कुछ मिलाकर उन सभी लोगों को अपने वश में कर लेता था, ताकि कहीं आगे जाकर वो लोग उसके खिलाफ बगावत न करते। तब अर्जुन पूछता है कि क्या हम इस ब्लैक मैजिक को पलट सकते हैं। शिव कुमार कहता है कि हाँ, ये जादू किसने और क्यों किया है ये अगर पता चल जाए तो हम इस ब्लैक मैजिक को उलट सकते हैं। अर्जुन कहता है कि मेरी पेशेंट दिव्या के ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया है, मैं उसे आपके पास लेकर आता हूँ। अब अर्जुन दिव्या को ये सारी बातें बताकर उसे शिव कुमार के पास लेकर आता है। तो अब शिव कुमार अपने कुछ शक्तियों से ये पता करता है कि ये काला जादू किसने किया है। शिव कुमार कहता है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक तरह का काला जादू किया गया है। एक भैंसे को मारकर उसके ऊपर प्रक्रिया की गई है और इसका परिणाम जहाँ तक खून का रिश्ता जाएगा उन सभी को भोगना पड़ेगा। और ये काला जादू आपके ही परिवार के किसी इंसान ने किया है। तब दिव्या कहती है कि हमारी फैमिली और बड़ी माँ की फैमिली के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था और इसके बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था, लेकिन प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से वो लोग घर छोड़कर चले गए और मेरी बुआ की फैमिली भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उनके गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी भी बीमारी की वजह से चल बसे और इतनी सारी बातों को देखकर मेरी माँ वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए हम उस घर को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आ गए। तब शिव कुमार कहता है कि लगता है प्रॉपर्टी के चक्कर में ही आपके परिवार के ऊपर काला जादू कर दिया गया है। अब जिसने भी किया है उसका हमें कुछ सामान चाहिए होगा जिससे कि हम इस काले जादू को पलट सके। आप अपनी माँ से बुआ के मौत के बारे में पूछिए और वो भैंसे का सर वहाँ पर किसने रखा था इसके बारे में पता कीजिए और उसके बाद का हम देख लेंगे। अब तभी वहाँ पर अर्जुन पूछता है कि लेकिन दिव्या तो उस घर में नहीं रहती, तो फिर उससे तकलीफ क्यों हो रही है। शिव कुमार कहता है कि इसके खून के परिवार में से किसी के ऊपर काला जादू किया होगा, इसलिए उसका परिणाम इससे भी भुगतना पड़ रहा है। अब घर पर जाने के बाद दिव्या अपनी माँ को बताती है कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, मुझे बुआ की मौत के बारे में थोड़ा बताइए। और इस तरफ अर्जुन उसके नाना को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। इधर दिव्या की माँ बताती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी बुआ ने अचानक ही दूसरे धर्म में स्टीफन नाम के एक लड़के के साथ शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे पिता उससे नाराज नहीं हुए। वो अपनी बहन की खुशी को देखकर उसके लिए मान गए। अब स्टीफन भी अनाथ था, इसलिए वो यहाँ पर घर जमाई बनकर रहने लगा। फिर उन्हें एक बेटी हुई और पहले 5 साल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जुए की लत ने उसे पागल बना दिया। जुए में हार कर उसने पूरे गांव से कर्जा ले लिया था और अब वो पैसे मांगने के लिए गांव के लोग तुम्हारे पिताजी के पास आने लगे। एक दिन तो स्टीफन ने हद ही कर दी और तुम्हारे पिता के पास आकर झगड़ा करके जायदाद का हिस्सा मांगने लगा, लेकिन जब उन्होंने उसे कुछ भी देने से मना किया तो उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी और पत्नी को मार डाला और इसी दुख के कारण तुम्हारे पिताजी भी चल बसे। अब उसके बाद दिव्या बड़ी माँ और जायदाद के झगड़े के बारे में पूछती है। दिव्या की माँ लता बताती है कि हाँ, उसके ऊपर कर्जा बढ़ने की वजह से वो यहाँ पर घर का हिस्सा मांगने के लिए आई थी, लेकिन पिताजी ने उसे मना कर दिया, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई और अब वो कहाँ है ये किसी को कुछ नहीं पता। एल्बम में उसकी फोटो है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब उसके बाद हम एल्बम देखते हैं और वो कहती है कि यह है तुम्हारी बुआ और उसका पति स्टीफन और इस फोटो में है तुम्हारी बड़ी माँ यानी कि मेरी सगी बहन। लेकिन दोस्तों तभी मेघा उस फोटो को देखकर घबरा जाती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है।
तभी यहाँ पर डॉक्टर अर्जुन दिव्या को कॉल करता है और उस पुराने घर में आने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं मेघा जल्दी से जल्दी अपने घर पर पहुंचती है और अपना बैग पैक करती है और अपनी माँ को यहाँ से तुरंत ही चलने के लिए कहती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि लेकिन हम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं। मेघा कहती है कि आपने अपनी बहन के ऊपर काला जादू किया था ना, इसके बारे में उन लोगों को पता चल गया है, जल्दी चलो यहाँ से वरना वो उस काले जादू को पलट देंगे। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ दिव्या उस पुराने घर में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो बाबा और अर्जुन मौजूद होते हैं और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन उसे एक वीडियो दिखाता है और हमें पता चलता है कि असल में उसके नाना ही बहुत बड़े तांत्रिक थे और उन्होंने ही उसकी बुआ के ऊपर काला जादू किया था। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी बेटी लता की शादी गांव के बहुत बड़े आदमी से करा दी थी, लेकिन 5 साल होने के बाद भी उससे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। लेकिन उसके पति की बहन और स्टीफन को एक बेटी हुई और अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी। इसलिए इन सब बातों को देखकर उसकी बेटी उदास रहने लगी और तो और उसके पति ने ये फैसला किया कि वो सारी जायदाद में से एक हिस्सा अपनी बहन के नाम पर करेगा और एक हिस्सा अपने नाम पर। और ये बात लता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। लता को ही उसकी बुआ की खुशियां देके नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर बुआ और उसके परिवार के ऊपर काला जादू कर दिया। अब उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर उसकी बुआ भी आई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार उसे बेटा हो, इसलिए वो नाना जी से कुछ उपाय मांगने के लिए आई थी। अब लता के पिता इसी मौके का फायदा उठाते हैं और उससे झूठ बोलते हैं कि तुम जाकर अपने पति के बाल लेकर आओ, जिसके ऊपर मैं कुछ क्रिया करूंगा और इस बार तुम्हें बेटा होगा। और जब वो अपने पति स्टीफन के बालों को लाकर दे देती है तो वो चुपचाप उसके पति के ऊपर काला जादू कर देते हैं और उन्होंने बुआ के हाथों ही उस भैंसे की खोपड़ी को उस घर में रखवाया था। इसलिए बुआ के परिवार में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो उसका पति स्टीफन बहुत ही ज्यादा दारू पीकर आता है और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करने लगता है। इसी झगड़े में स्टीफन अपनी पत्नी और बेटी को मार डालता है और जब उसे ये बात रियलाइज होती है तो वो गिल्ट में आकर खुद को भी खत्म कर लेता है। और दोस्तों लता ये सब कुछ छुपकर देख रही थी। फिर वो और उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि बुआ ने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। और दोस्तों शॉकिंग बात तो ये थी कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि दिव्या थी। अब दोस्तों ये सब कुछ सच्चाई जानने के बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि लता उसकी असली माँ नहीं है और जो बुआ थी वो उसकी असली माँ थी। खैर अब यहाँ पर अर्जुन और बाबा मिलकर उस भैंसे के सिर को आग लगा देते हैं और कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया करके उस ब्लैक मैजिक को पलट देते हैं। अब दोस्तों इस वजह से दिव्या तो बच जाती है, लेकिन यहाँ इस तरफ लता और उसके पिताजी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। लता पागल हो जाती है और खुद को ही फांस लगाकर मार डालती है और जब तक ये लोग घर पर पहुंचते तो वो दोनों ही मर चुके थे। तभी वहां पर मेघा आती है और वो बताती है कि मेरी माँ का इस ब्लैक मैजिक में कुछ भी हाथ नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सच में उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ लता और उसके पिताजी ने किया था। फिर वो बाबा दिव्या से कहते हैं कि आज से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अब तो इस काले जादू का असर और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमने इस काले जादू को पलट दिया है और इसीलिए लता की फैमिली के ऊपर इसका असर दिखेगा। और लता की बड़ी बहन है मेघा की माँ और खून का रिश्ता होने की वजह से अब मेघा और उसके परिवार के ऊपर भी इस ब्लैक मैजिक का असर होगा। और दोस्तों तभी अचानक हम देखते हैं कि मेघा पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।